बहुत बहुत स्वागत है प्रयास की यूट्यूब चैनल पे। और आज है डे 14 किसका, इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO की जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, या UP PCS RO ARO आने वाले एग्ज़ाम, इनकी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका आज है डे 14। तो जैसे कि आज हम लोग शुरू करेंगे यूरोपियों का आगमन और उत्तर मुगल काल जो रहा। ठीक है, तो अभी तक हमने जो है बेसिकली यहाँ तक कर लिया है, जो कि हम शुरू से कर रहे हैं काफ़ी 27 जनवरी से। और हमारा जो है मध्यकालीन भारत पूरा समाप्त हो चुका है, और उसके पहले का जो हमने इतिहास पढ़ा है वो सारा कुछ कंप्लीट करते हुए अब हम पहुँच चुके हैं आज अपने एक नए पड़ाव में, जो कि है आधुनिक भारत की शुरुआत। तो आज हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे और हम लोग देखेंगे इन सारे सेक्शन को। और दूसरी चीज़ क्या है कि आज हम लोग करेंगे वोकैबलरी का फिर से रिवीजन, क्योंकि हम वोकैबलरी ऑलरेडी एक बार हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। तो हम लोग उसका रिवीजन करेंगे, और आप इसका टेस्ट जरूर लगाइए, क्योंकि टेस्ट लगाएंगे तभी आपको जो है चीज़ें याद होंगी। तो हम टेस्ट फ्री में करा रहे हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दूसरी चीज़ है कि आज हम लोग करेंगे एडजेक्टिव शुरू, और जनवरी ख़त्म कर लेंगे। तो हमारा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी हो गया कंप्लीट, और जिसका कुछ भी थोड़ा बहुत रह गया वो यहाँ पे कंप्लीट कर सकता है। तो ये एक तरीके का रिवीजन प्लान है जो आपको हेल्प कर सकता है और एग्जाम के लिए बहुत अच्छी पोजीशन पे लेके आ सकता है और अच्छी तैयारी करवा सकता है। तो आइए जो है हम लोग आज शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहली चीज़ जैसे कि टाइपिंग करनी ही करनी है, बिकॉज अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी करें तो आप प्लीज़ टाइपिंग करिए, क्योंकि आपको बाद में टाइम नहीं मिलेगा। तो अगर आपकी 25 से 30 स्पीड आ रही है नॉर्मल टेक्स्ट पे, तो आप कम से कम 1 घंटा की टाइपिंग करिए। ठीक है, फिर इंग्लिश वोकैबलरी जैसे मैंने आपको बता दिया, आज हम क्वेश्चंस लगाएंगे, और जो है आपके पास जो भी बुक है उसमें जितने भी क्वेश्चंस हो आप लगा सकते हो, वोकैबलरी के आप लगाइए। टाइम दीजिए इंग्लिश को, अगर आपका इंग्लिश वीक है और पिछली बार आपके कम नंबर आ रहे हैं, यानी कि अगर आप पेपर लगा रहे हैं और आपके 50 में से 36 नंबर ऐसे बन रहे हैं, तो आप प्लीज़ इंग्लिश लगाइए। आई और के इडियम हम आज लगाएंगे और एडजेक्टिव पढ़ेंगे। तो ये हो गया इंग्लिश का आज हमारा टारगेट, जिसको आपको करना है। ठीक है, और बाकी चीज़ें हम शुरू करते हैं। और दूसरी चीज़, करंट अफेयर्स में आज हमें जनवरी ख़त्म कर देना। आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं पढ़िए, है ना। जो भी आपके सोर्स हैं, जैसे कि ये मैंने 2 सोर्सेज से पढ़ता हूँ, तो यहाँ से मैं इसे कवर कर रहा हूँ। आप लोग अगर चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। एक हमारा पेड ग्रुप भी है, जिसके अंदर आप जो है काफ़ी अच्छा गाइडेंस पा सकते हैं, कैसे पढ़ाई करनी है, टाइपिंग के बारे में कैसे और अच्छा कर सकते हैं। मैं बहुत सारी ट्रिक्स बताता हूँ, टिप्स बताता हूँ, जैसे आप कर सकते हैं। कोई हम डेली क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं, और आप जो है एक तरीके से अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स ही इसके अंदर बेसिकली तैयारी करना चाहते हैं, अच्छी सीरियसली करना चाहते हैं, तो इसके अंदर जुड़ सकते हैं। बाकी आप पॉज करके इसके बारे में जान सकते हैं। तो यूरोपियों का आगमन और उत्तर मुगल काल के बारे में हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये इनिशिएटिव मेरा अच्छा लगे, जिसके अंदर मैंने पूरा इतना बड़ा प्लान बनाया है, तो आप प्लीज़ जो है कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और जो है मुझे बताइएगा कि आपको इनिशिएटिव कैसा लगा। तो इन सारी चीज़ों से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और जो है मैं और ऐसे वीडियोस बना पाऊँगा। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था वो था कि मराठास जो थे यहाँ पे सिमटे हुए थे पिछले वीडियोज़ में, और अब मराठास जो है वो धीरे धीरे फैल रहे हैं। तो इनके फैलने का क्या कारण है वो आज हम डिस्कस करेंगे, थोड़ी बहुत चीज़ें, और देखेंगे कैसे जो है कई सारे जो फैक्टर्स थे वो बेसिकली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जैसे कि यूरोपियों का आना और मुगल काल का कमज़ोर होना। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूरोपियों का आगमन। तो देखिए, जैसे कि सबसे पहला जो पर्सन था जो इंडिया नहीं आया पहले, पर इंपॉर्टेंट नाम है वो हमें याद रखना है, वो है बार्थोलोम्यू दियास करके ये व्यक्ति था। इसने क्या किया था, जो साउथ अफ्रीका का टिप है, आप देखिएगा साउथ अफ्रीका का मैप, उसके नीचे एक जगह है, उसका नाम है गेप ऑफ गुड होप। तो वहाँ तक ये पहुँचा था। ठीक है, समुद्र के रास्ते से। तो इसने इसका नाम रखा था आशा अंतरीप। तो अब हर कोई जो था यहाँ तक जाना चाहता था, और इसके आगे का संसार देखना चाहता था समुद्री रास्ते से। तो कई लोग इस ऐसे जो है मतलब एडवेंचर पे जाना चाहते थे। तो उसमें एक पहला व्यक्ति था कोलंबस, जो कि 1492 में निकला, पर एक गलत डायरेक्शन में चला गया। जाना था इसको इंडिया की तरफ, में चला गया अमेरिका की तरफ। ठीक है, तो इसका नाम जो है इसलिए कोलंबस जो है यहाँ पे अमेरिका के लिए जाना जाता है। इसने इसको डिस्कवर किया था। डिस्कवर क्या, पहले से लोग वहाँ रह रहे थे, पर क्योंकि यूरोपियन के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, तो ये इन्होंने उसको डिस्कवर किया था, ऐसा ये बोलते हैं। ठीक है, तो समुद्री रास्ता भी इन्होंने डिस्कवर किया था, ऐसा समझ लीजिए। फिर आता है इंडिया में वास्को डी गामा, जो कि यहाँ पे पहुँचता है, और ये बल्कि 3 बार इंडिया आता है। तो अभी हम देखेंगे कब कब आता है। पहला जो है, जब ये आता है इंडिया, तो ये अब्दुल मरजीद करके एक व्यक्ति इसको मिलता है। ये थोड़ा नाम हो सकता है गलत हो, पर अब्दुल करके एक व्यक्ति इसको मिलता है, जो कि इसको कहाँ मिलता है, केप ऑफ गुड होप में। और ये इसको जो है भारत के पश्चिमी तट पे लेके आता है, बंदरगाह पे, कालीकट पे। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये इंपॉर्टेंट नाम है। और ध्यान रखिएगा कि उस समय जो था, ये इसके जो बंदरगाह था उसका नाम कपकडाबू करके नाम था, और यहाँ पे आता है। और इसको कौन मिलता है, इसको कौन वेलकम करता है, जमोरिन करके एक वहाँ का शासक था, हिंदू शासक, वो इसका जो है वेलकम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ जो आपको ध्यान रखना है। फिर
यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इसको भेजने वाला राजा होता है वो बेसिकली जो होता है वो होता है डॉन हेनरिक। ठीक है, तो डॉन हेनरिक जो होता है द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है, ये डॉन हेनरिक। ये बेसिकली जो है वास्को डी गामा को भेजता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि यूरोपियन किंग कौन किसने इसको भेजा था, यहाँ पे नहीं लिखा है अभी, पर आप समझ लीजिए कौन से यूरोपियन किंग के अंतर्गत ये लोग आए थे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन यूरोपियन किंग ने जो था इनको यहाँ पे भेजा था। ओके, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि द नेविगेटर नाम था इसका, डॉन हेनरिक के टाइम में आया था। फिर उसके बाद यानी कि ये पुर्तगाली राजा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये कोचिन में जो है पहली फैक्ट्री स्थापित करता है वास्को डी गामा। जो तो पहली बार ये जो है जब आता है तो उसके बाद यहाँ पे काफ़ी कुछ मतलब सामान वामान बेच के वापस जाता है, 60 गुना इसको जो है फ़ायदा होता है। फिर वापस चला जाता है, फिर आता है पेडो अल्वरेज कैबवाल करके इसका नाम होता है। ठीक है, पेडो अल्वरेज कैबवाल, तो ये आता है। उसके बाद ये फिर आता है वास्को डी गामा, और जब ये फिर आता है तो उसके बाद ये कोचिन में पहली फैक्ट्री स्थापित करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो दूसरी बार हो गया ये। ठीक है, फिर उसके बाद जो पहली जो 1505 में दूसरी जो फैक्ट्री होती है वो कन्नूर में एक जगह होती है, वहाँ पे केरला में एक जगह है कन्नूर, आप देखेंगे तो वहाँ पे जो है ये फैक्ट्री स्थापित करते हैं। ठीक है, तो ये कौन स्थापित करेगा, ये करेगा फ्रांस दे अल्मीडिया। जब ये यहाँ पे आएगा, ये पहला वाइसरॉय भी कहलाया जाता है इसका पुर्तगाली। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर ये 1515 में जो है अंजीडीवा में कन्नूर फोर्ट स्थापित करते हैं। अंजीडीवा में जगह पे ये जो है अंजीडीवा का फोर्ट करते हैं। ठीक है, कन्नूर एक अलग है और अंजीडीवा अलग। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर इनकी लड़ाई किससे हो रही थी, अरब से हो रही थी। क्यों, क्योंकि ये लोग थे ना क्या कर रहे थे, जो बे ऑफ बंगाल का एरिया ना इंडिया का, सॉरी जो यहाँ पे अरेबियन सी का एरिया ना, यहाँ पे अरब जो थे ना वो भी यहाँ पे नौसेना और जो भी अपनी जितने भी नाविक थे या जो भी थे ट्रेड करते थे इधर से। तो ये लोग जो थे यहाँ पे अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। तो अब जब ये अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे तो इनका ट्रेड तो होने नहीं देंगे, तो एक तरीका कन्फ्लिक्ट हो गया, यहाँ पे लड़ाई हो गई। तो इसलिए इनके जो दुश्मन थे वो कौन थे, अरब्स थे। ये बात आप बस आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है यहाँ पे हम इसके बारे में जो पढ़ा हमने वास्को डी गामा के बारे में, वो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद हमने फ्रांसिस्को डी अल्मीडिया के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये पहला वॉइसरॉय था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अंजीडीवा और कन्नूर फोर्ट इसने स्थापित करवाए थे। और ब्लू वाटर नीति यानी कि शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी जो था ये लेके आया था। ठीक है, पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर भी था ये, तो ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब ऐसे समझ लीजिए ऐसी पॉलिसी कि जिसके तहत जो है ट्रेड ईजिली हो पाए, तो शक्ति को बढ़ाओ। ठीक है ना, तो जब हम यहाँ पे शक्ति बढ़ाएंगे अपनी नौसेना की, तो हम इनका ट्रेड इजीली हो पाएगा ना, क्योंकि बीच में अरब कूदेंगे नहीं। तो ये बात ध्यान रखिए कि ये नीति कौन लेके आया था, अल्मीडिया लेके आया था। उसके बाद आता है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ठीक है, तो ये जो बेसिकली था इसको मेन संस्थापक बोलते हैं वैसे, क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली था। तो इसलिए जो है ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, है ना, कि ठीक है अभी हम मेन संस्थापक इन दोनों में से कोई है, पर जो है थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको छोड़ देते हैं। पर जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो अल्फांसो द अल्बुकर्क था वो बेसिकली जो था यहाँ पे आता है 1509 से लेकर 15 तक। ठीक है, मैं कमेंट में डाल दूंगा कि कौन पहला संस्थापक था कौन था। ठीक है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। फिर आता है ये जो था उस समय जो पुर्तगाली राजा था वो कौन था, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, नाम इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उसके बाद जो है स्वदेशियों को भारतीय महिलाओं से विवाह। तो ये क्या करते हैं ना, ये एक तरीके से क्या चाहता था, ये स्थापना करना चाहता था बहुत अच्छे से पुर्तगाली राज्य का। ठीक है, तो ये क्या करता है, अब पुर्तगाली राज्य का स्थापना करना है एरिया में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी एरियाज़ हैं उनके अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उनके साथ मतलब आपको सामंजस्य बिठाना पड़ेगा ना। तो ये क्या करता था, कहता था स्वदेशी बनो सब लोग, यहाँ के औरतों से शादी करो, यहाँ पे बसो, यहाँ पे रहोगे तो लोग तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना। तो इस तरीके से करता था, प्रोत्साहन देता था उन लोगों को। तो जो भी इनके साथ जो लोग आए थे, ठीक है, पुर्तगाली, तो इस तरीके से इसने करा था। तो पूछा जा सकता है स्वदेशियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए कौन प्रोत्साहित करता था, है ना। तो ये कह देगा अल्फांसो दी अल्बुकर्क उसका नाम है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या करता है, गोवा पे अधिकार कर लेता है और बीजापुर का जो राजा होता है यूसुफ आदिल शाही उसको हरा देता है। तो वॉर्स में आप यहाँ ध्यान रखिएगा 1510 में एक लड़ाई होती है जिसमें ये क्या करता है, गोवा को जो है हथिया लेता है। तो गोवा कहाँ पर है, यहाँ पर है। अभी ये लोग यहाँ पे थे, ठीक है, यहाँ पे कोचिन वोचिन कन्नूर, अब ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे हैं, गोवा तक पहुँच गए, है ना। तो आदमी मतलब एक बार आता है तो वो पूरा पैर फंसाने लगता है ना। तो इस तरीके से लोग जो थे पूरा आगे बढ़ने लग गए। ओके, फिर आता है नूनो द कुन्हा करके ये व्यक्ति आता है, और नूनो द कुन्हा जब आता है तो बेसिकली इसके पहले जो है ना एक बार फिर से वास्को डी गामा आता है, और वास्को डी गामा यहाँ पे आएगा और फिर उसी दौरान जो उसकी मृत्यु हो जाती है भारत में ही। तो बस ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आता है नूनो द कुन्हा। ये क्या करता है, ये बेसिन करके एक जगह है और दीव करके एक जगह है, वहाँ पे भी अधिकार कर लेता है। ठीक है, तो ये कैपिटल है। और क्या करता है कि पहले कोचीन में ये लोग अपना हेडक्वार्टर बना रखा था, अब ये लोग कोचीन से क्या करता है, ये गोवा में अपना हेडक्वार्टर बना लेता है। तो ध्यान रखिएगा, गोवा में जो है ना ये अपना हेडक्वार्टर बना लेता है, और बेसिन एक जगह यहीं कहीं है,
हैं, आपको मैप पे देखना पड़ेगा ये कहाँ पर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको देख लीजिएगा एक बार मैप में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दीव भी, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा एक अंदाज़ा हो जाएगा। वैसे बस नाम इंपॉर्टेंट है, बेसिन और दीव पे अधिकार करता है और कैपिटल को गोवा कन्वर्ट कर देता है। कौन करता है? नूना कर देता है, नूना तो गुना। फिर उसके बाद जो है इसकी जो है ये लड़ाई होती है, एक बहादुर शाह इसका दोस्त होता है और हुमायूं की लड़ाई होती है यहाँ पे। तो मैंने आपको हुमायूं जो पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जो हुमायूं होता है वो बेसिकली अपने राज्य को फैला रहा होता है, यहाँ पे आता है, हरा देता है और फिर वापस जाता है। तो ये लोग फिर से आधिपत्य जमा लेते हैं, मैंने बताया था ना आपको। पर उसके बाद क्या होता है, बहादुर शाह की जो है मृत्यु हो जाती है। तो ये लोग, ये क्या करता है ना, ये बहुत बदमाश था। ये क्या करता है कि इसको, बहादुर शाह को जो है अपने उस पर बुला लेता है, क्या बोलते हैं, नाव पे, ठीक है। और नाव पे लोग चले जाते हैं, सोचते हैं मेरे दोस्त हैं, ठीक है, बढ़िया आराम से बैठते हैं, है ना, चाय वाय पीते हैं। पर होता क्या है उसके बाद कि ये जो है इनको मार ही देता है वहाँ पे नाव पे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो है लड़ाई हुई थी यहाँ पे सम्राट हुमायूं और बहादुर शाह की, उसमें ये बहादुर शाह की मदद करता है पहले, ठीक है। तो यहाँ पे ये जीतते हैं, जीत नहीं पाते हुमायूं से वैसे, खैर, बट संघर्ष चलता है इनका वहाँ पे और काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं वो इनके बीच में चलती थी। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कैपिटल जो है ये गोवा में कन्वर्ट कर देता है, नूनो तो कुना। और एक आपको ये ना ये सीक्वेंस याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये वाइसरॉय हैं सारे जो करके। तो वास्को डी गामा क्या कभी वाइसरॉय बना था? हाँ, वास्को डी गामा भी वाइसरॉय बना है, तीसरा। ये बात इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है पर है, बाद में आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद आता है गार्सिया दे नोरोनहा करके, ये व्यक्ति भी आता है और ये जो क्या करता है, दमन पे अधिकार कर लेता है अपना। दमन एक है ना जगह, दियो दमन, यहाँ पर दियो दमन यहाँ पे एरिया है, तो उन पे जो है यहाँ पे अधिकार कर लेते हैं लोग और यहाँ पे जो है पोर्चुगीज़ का जो है पूरा साम्राज्य यहाँ फैल जाता है। तो ये बात ध्यान रखिए कि अभी भी जो दमन दीव को जो है बाद में आज़ाद, जो है गोवा को देखिए बाद में आज़ाद कराया गया। तो ये सब चीज़ें जो पुर्तगाली जो थे सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में इंडिया से गए। तो ये बात थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज़ादी के बाद भी ये लोग बने हुए थे, मतलब बाद में एक्शन करना पड़ा, पुलिस एक्शन, फिर जाके इनको निकाला गया वहाँ से, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब लड़ाइयाँ थोड़ा देख लेते हैं ना, क्या क्या इन्होंने युद्ध करे। तो एक एक जो इनका जहांगीर काल में इनका संघर्ष हुआ था वो मुकर्रब खां और जो इनके साथ कैप्टन डॉन्टन ने मिलकर पुर्तगालियों के विरुद्ध लड़ाई हुई थी और सामुद्रिक युद्ध में पराजित किया पुर्तगालियों को सामुद्रिक। तो ये एक लड़ाई हुई थी बेसिकली कि जहांगीर के काल में, कैप्टन डॉन्टन, ठीक है। तो ये बेसिकली अंग्रेज़ों की लड़ाई हुई है पुर्तगालियों के साथ। तो यहाँ पे जो थे कौन हार गए? पुर्तगाली हारे थे, ठीक है। तो ये किस टाइम में हुई है? यहाँ पे आपके याद रखिएगा जहांगीर के समय में। फिर एक जो लड़ाई हुई थी वो बेसिकली हुई थी यहाँ पे 1632 में बंगाल में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो था 1632 में बंगाल से जो था पुर्तगालियों को शाहजहाँ ने अपने मुगल गवर्नर यानी कि कासिम खां की मदद से जो था खदेड़ दिया था बाहर। तो ये ध्यान रखिएगा कि बंगाल में पहले घुसे हुए थे इस एरिया में, और यहाँ पे जब ये घुसे हुए थे तो इन लोगों ने ना लूट-पाट करना और पायरेसी, मतलब एक तरीके से चोरी वोरी करना, है ना, और ये सब लोगों को परेशान करना और ज़बरदस्ती लोगों को मतलब इस्लामिक या हिंदू से जो है उनको क्रिश्चियन बनाना, ये सब करना शुरू कर दिया। तो ये सब शाहजहाँ बड़ा गुस्सा हुआ इस चीज़ को देख के। तो शाहजहाँ ने जो है अपने गवर्नर यानी कासिम खां को भेजा और कहा इनको यहाँ से खदेड़ के बाहर करो। फिर आता है पुर्तगाली आर्कनी मार्ग समुद्री डाकुओं के साथ मिलकर बंगाल में लूटमार। तो इन्होंने क्या करा था, अराक अरकानी मार्ग एक एक्चुअली यहाँ पे जो ना जगह है अरकाहान, ठीक है। यहाँ पे कुछ पहले जो थे ना डकैत रहते थे, समुद्री डकैत। तो उनके साथ मिलके ये लोग क्या करते थे, ये लोग आते थे यहाँ बंगाल में आते थे और यहाँ पे जो था लूटपाट करते थे, मार, है ना, तो ये सब करते थे। तो बाद में क्या करता है, औरंगज़ेब आता है और औरंगज़ेब इनकी बहुत मार लगाता है और शाइस्ता खान को भेजता है इनसे लड़ने के लिए। तो दो नाम याद रखिएगा, शाइस्ता खान और यहाँ पे कासिम खान, ठीक है। कौन कौन से काल में, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इन्होंने एक शुरू किया था कारतास अरमाडा कैफाइल सिस्टम, मतलब कि बस इतना याद रखिए, कारताल कैरटल सिस्टम शुरू किया था। कैरटल कौन सा सिस्टम? कैरटल, ठीक है। कारतस भी बोलते हैं। इसका मतलब होता था परमिट लेना, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको मान लीजिए अपने यहाँ से कोई जहाज भेजना है तो आपको पहले इनसे परमिट लेना पड़ेगा, मतलब बदमाशी, आप समझ रहे हैं ना, बदमाशी एक तरह की, कि अब यहाँ ये तो सबका है ना, समुद्र तो सबका ही है, पर इनसे परमिट लेना पड़ेगा पहले और तब आप यहाँ से ले जा सकते हैं, और वरना क्या करेंगे ये लूट भी सकते हैं आपको। पर एक चीज़ और भी फ़ायदा होता था कि ये लोग क्या करते थे, अगर आप इनसे परमिट लेते थे ना तो ये एक तरह का जत्था बनाते थे यहाँ पे, जत्था, और इनको प्रोटेक्ट करते थे और यहाँ से प्रोटेक्ट करके आपके नौसेना जो भी इनकी नौसेना होती थी वो प्रोटेक्ट करके यहाँ से आपको लेके जाएगी और आराम से जो है आप बिना किसी, यहाँ पे बहुत सारे डाकू होते थे, समुद्री डाकू, उनसे बचाते हुए आपको यहाँ से लेके जाएगी
जाएगी और आप अपना ट्रेड कर सकते थे। तो एक तरीके से फ़ायदा भी था, एक तरीके से ख़राब भी। तो जो वो लेके जाते थे ना उसको बोलते थे काफ़िला सिस्टम। तो ये दोनों नाम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्टेल सिस्टम और काफ़िला सिस्टम। तो मैंने काफ़िला भी समझा दिया आपको और ये भी समझा दिया, काफ़िला बना के लेके जाते थे और कार्टेल में पैसा देना पड़ता था आपको उस एरिया से जाने के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों यही लेके आए थे। फिर इनका कल्चर क्या था ये ध्यान रखिए, ये सारी चीज़ें इन्होंने इंडिया में लाए थे। आप एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा, तंबाकू मूवली है वो। फिर जहाज निर्माण करवाना और ये सब इंडिया में ये लेके आए थे। प्रिंटिंग प्रेस के बारे में भी ये इंडिया में लेके आए थे, ठीक है। गोथिक जो है एक तरीके का कला है, गोथिक आर्किटेक्चर है ये। तो इसमें क्या होता है ना, बेसिकली जो बिल्डिंग्स होती हैं पहले इंडिया में कैसी इस्लामिक बिल्डिंग बन रही थी, पर इन्होंने क्या करा, गॉथिक आर्किटेक्चर को इंडिया में लेके आए, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, काफ़ी सुंदर, जैसे आपने देखा होगा राष्ट्रपति भवन है, तो राष्ट्रपति भवन जो है उसके अंदर दोनों चीज़ें हुए हैं, इस्लामिक भी है और गॉथिक भी है, ठीक है। तो जो है वो जो आप एक तरीके से देखते ना, ऊंचे ऊंचे भवन बने, मतलब ऊंचे ऊंचे पिलर बने हुए हैं, या इस तरीके से आर्ट बनी हुई है, या उस पर जो है गॉथिक में जो है गार्गोयल्स करके, मतलब ये सारे चित्रण होता था, काफ़ी सारी चीज़ें। तो आप ऐसा समझ लीजिए गॉथिक आर्किटेक्चर ये लोग लेके आए थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं फोटो आपको दिखाता तो आपको और थोड़ा समझ में आ जाता, सॉरी फॉर दैट। फिर उसके बाद ये है औषधीय वनस्पति से संबंधित पहले वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन इन्होंने किया था। तो ये कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कल्चर से रिलेटेड है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये यही लेके आए थे, ठीक है। तो पहली फैक्ट्री मैंने बताई थी कैलीकट में थी, और पहला फोर्ट इन्होंने कोची में बनाया था। तो ये ध्यान रखिएगा, कोची में इनका पहला फोर्ट था। तो यहाँ पे जो है इतना पॉइंट जो है इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पॉज करके आप ये देख लीजिएगा इनका डिक्लाइन क्यों हुआ, ठीक है, असफलता और ये सारी चीज़ें क्यों, और अगर कुछ डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर जो मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। भारत में वास्को डी गामा आया था, अमेरिका में क्रिस्टोफर कोलंबस आया था, केप ऑफ गुड होप में कौन पहुंचा था, बार्थोलोम्यूम डियास करके पहुंचा था, ये भी पुर्तगाली था। ऑस्ट्रेलिया कौन पहुंचा था, कैप्टन कुक पहुंचा था, ब्रिटिश था। और न्यूजीलैंड कौन पहुंचा था, तस्मान पहुंचा था, हॉलैंड, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो लोग पहली बार खोजकर्ता यहाँ पे पहुंचे थे। तो आप एक बार पॉज करके ये भी देख लीजिएगा। फिर आता है हमारे डच। फिर इंडिया में दूसरे कौन आते हैं, डच आते हैं। तो ये कितने में आते हैं, 1602 में आते हैं, ठीक है। और ये इनकी कंपनी का नाम था, गंदगी कंपनी का नाम, ठीक है। फिर ये हॉलैंड कहाँ से आए थे, नीदरलैंड से आए थे। तो नीदरलैंड कहाँ पर है मैप में, आपको ये देखना है, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कहाँ पे। वैसे यूरोप में अगर आप देखेंगे, यूरोप के एकदम पश्चिमी उत्तर पश्चिम की तरफ देखेंगे, वहाँ पे आपको नीदरलैंड्स मिलेगा, ठीक है, जिसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। तो आपको वहाँ पे मिलेगा उत्तर पश्चिम की तरफ, ठीक है, पश्चिम पूर्व पश्चिम उत्तर, हाँ ठीक है, यस। तो उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में आपको मिलेगा, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो वहाँ पे आप देखिएगा। फिर उसके बाद ये है 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड इन्होंने स्थापना करी थी। फिर इन्होंने क्या करा, चिनसुरा में डचों ने गुस्तवुस नामक किले का, तो पूछा जा सकता है गुस्तवुस जो किला है वो किसने बनाया, तो पुर्तगालियों ने बनाया, नहीं, डच ने बनाया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर डचों ने 1605 में आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। तो मसूलीपट्टनम जो है ना, मछलीपट्टनम, वहाँ पे इन्होंने पहला अपना कारखाना बनाया था डच ने। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। जब ब्रिटिशर्स नीचे जाएंगे ना साउथ में पहली बार, तो वहाँ पे पहली बार जब साउथ में जाएंगे, साउथ में पहले जो बनाएंगे वो भी यहीं पे बनाएंगे, मछलीपट्टनम में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि तट है और जो है एक तरीके का लगून बना हुआ है वहाँ पे, मतलब एक तरीके से वाटर अंदर आता है नदी से, और नदी का मुहाना भी है वहाँ पे। तो इस तरीके से जो है काफ़ी अच्छा एरिया है, यहाँ पे पोर्ट बन सकता है, इसलिए वहाँ पे जो है पोर्ट इन्होंने बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इसी एरिया में है मछलीपट्टनम। तो यहाँ पे जो आप देखें नदियाँ भी हैं काफ़ी सारी, तो इसके मदद से इसको काफ़ी हेल्प होती थी। अब तो यहाँ पे इतना बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि पहले पुराना एरिया, पुरानी जगह है, अभी ये ख़त्म हो गया, वैसे इतना बड़ा शहर नहीं रहा, पर इंपॉर्टेंट है एज अ फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अंग्रेज़ों में देख लेते हैं। अंग्रेज़ों में क्या था कि गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू डू ईस्ट इंडीज़, है ना। तो ये टू द ईस्ट इंडीज़, तो ये इनका पहले नाम था, बाद में इसका नाम आपको जानते हैं क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। फिर जो पहला आदमी आया था वो कौन था, कैप्टन हॉकिंस। दूसरा कौन आया था, सर थॉमस रो। और बाद में जो है काफ़ी लोग आते रहे। तो इन्होंने क्या करा, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने भेजा था, ये ध्यान रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। शाही फरमान 1600 में जारी किया था, 1600 में, ये बात ध्यान रखिएगा। इन्होंने पहला फोर्ट कौन सा बनाया था, सेंट जॉर्ज का किला बनाया था, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में था, ये स्थापित किया था 1640 में। उसके बाद इन्होंने 1697 में इन्होंने फोर्ट विलियम बनाया था, ये बात ध्यान रखिएगा। तो फोर्ट विलियम जो है बेसिकली कि अगर हम देखते हैं तो कहाँ पे था, कोलकाता में। और कोलकाता में इनको 1698 में ज़मींदारी राइट्स दे दिए थे फारूक सियार ने, नहीं फारूक सियार ने नहीं दिए थे, 1698 में इनको ज़मींदारी राइट मिल गए थे कोलकाता में। और जो है बेसिकली कालिकता, सुल्तानती और गोविंदपुर, ये तीन मिला के कोलकाता बनता है, ठीक है।
तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर ट्रेड, ये लोग क्या करते थे, ट्रेड औरंगजेब ने फरमान जारी किया था, है ना, 1607 में। तो इनको जो फरमान जारी किया गया था औरंगजेब के द्वारा, तो इन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री खोली। उसके बाद इन्होंने कई जगह अपनी अपनी फैक्ट्रियाँ खोलना शुरू करा, ठीक है। तो फर्स्ट साउथ में जो इन्होंने पहली फैक्ट्री खोली थी वो मुसलीपट्टनम में खोली थी, और वैसे इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ पे थी, सूरत में थी। तो ये फरमान के बारे में भी मैं आपको और बताऊंगा थोड़ा, ठीक है। पर फरमान पहले ही इन्होंने सूरत में फैक्ट्री खोली थी इससे पहले, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर इनकी जो है लड़ाई हुई थी 1686 में औरंगजेब की आर्मी के साथ, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि ये लोग बदमाशी कर रहे थे, तो इनकी जो है मार पड़ी थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं पे कहीं पे था कुछ वो पॉइंट। ओके, एनी हाउ, मतलब ये बात थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मतलब ध्यान रखिएगा कि ये लोग जो थे, अच्छा वो मैंने पोर्चुगीज़ में बताया था, ओके। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आर्मी इनकी जो है औरंगज़ेब ने भी इनकी इनकी भी मार लगाई है, क्योंकि ये लोग भी जो था बदमाशी करे वहाँ पे, और जो है एक तरीके से जो है लूटना और ज़्यादा टैक्स वसूल करना, ये सारा कुछ कर रहे थे। तो 1686 में इनको औरंगज़ेब ने भी मतलब वहाँ से भगाया था। बाद में इनको फिर कह दिया था कि ठीक है, अच्छा आप लोग बाकी जगह अपना काम जारी रखिए, पर जो है इन लोगों की एक बार लड़ाई हो चुकी है। तो डेट याद रखिएगा, औरंगज़ेब का टाइम था, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर आता है कैप्टन हॉकिंस, जो कि 1608 में आता है, अराइवल होता है इसका, और ये हेक्टर ड्रैगन जहाज के नाम से जाना जाता है, उससे आता है। और सूरत में जो है ये पहली बार अपना फैक्ट्री खोलता है, और जहांगीर के किले में, मतलब जहांगीर का राज था उस समय ये आता है, ठीक है। सर टॉमस रोज होता है 1615 में आता है, और ये भी जहांगीर में। जब ये फरमान जारी हुआ था तब कौन सा राजा था, आप नीचे कमेंट बताइएगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर जॉन सरमन शिष्टमंडल, विलियम हैमिल्टन, शल चिकित्सालय, फरुख सियार का स्वलाभ। तो अभी हुआ क्या था कि एक शिष्टमंडल भेजा गया था, ये फरुख सियार ना बाद में आएगा, और ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा क्यों, ठीक है। क्योंकि जो है इसने तीसरा जो फरमान था ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फरमान था, जिसकी वजह से पूरा युद्ध होता है बक्सर का, वो इसी के टाइम पे दिया गया था, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। तो जॉन सरमन जो था उसने एक शिष्टमंडल भेजा विलियम हैमिल्टन का, जो कि शैल चिकित्सक थे फरुख सियार के कोर्ट में। फरुख सियार जो था बाद में राजा बनता है मुगल्स का, जो भी हम देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है ना। तो अब फरुख सियार की कोई बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य की प्रॉब्लम थी। अब मैं थोड़ा सा बताऊं तो जो थे वो बैठ नहीं पाते, तुमको बैठने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, है ना। तो आप समझ लीजिए क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसलिए इनका शैल चिकित्सक जो था हैमिल्टन, ये बेसिकली इनका जाता है और इलाज कर देता है, इनका सर्जरी वर्जी करता है थोड़ा, और ये हो जाते हैं थोड़े ठीक। तो इतना खुश हो जाते हैं कि कहते हैं मांगो क्या मांगना है। तो ये लोग कहते हैं हमको जो है ज़मींदारी राइट दे दो, फ्री ट्रेड करने के वो दे दो, पूरी बंगाल में करने दो, और जो है हमको एक दस्तक दे दो कि हम जो है किसी को भी दस्तक दे सकें, ठीक है। मतलब कि हम किसी को भी कह सकें तुम फ्री में ट्रेड करो। तो इस तरीके से ये जो है इसे साइन करवा लेते हैं, और तीसरा फरमान ये होता है। तो पहला फरमान जो है कैप्टन हॉकिंस को मिलता है जहांगीर से कि जाओ ठीक है, अच्छा जो पश्चिमी तट है उस पर जाके अपना फैक्ट्री खोलो। सूरत खुल जाता है, सूरत में फैक्ट्री खुल जाती है। दूसरा फरमान थॉमस रो ले आते हैं जहांगीर के, कहते हैं कि जाके कहीं भी फैक्ट्री खोल लो इंडिया में, ठीक है, भारत में मुगल राज जहाँ जहाँ है वहाँ पे, तो वहाँ को लेता है। तीसरा फरमान फारूक सियार से मिलता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा फरमान 1717 मिलता है, और फारूक सियार इसलिए भी देता है क्योंकि ये इतना परेशान हो चुका था। कि क्यों परेशान हो चुका था, क्योंकि जो बाकी जो इसका एरिया था ना, जो बंगाल का और वहाँ एरिया का, बंगाल बिहार का, वहाँ के जो नवाब थे वो इसकी सुन नहीं रहे थे, और जो थे अपने आप को स्वतंत्र मानते थे। तो इस तरीके से जो था ये चाहता था कि कुछ बैलेंस करने के लिए वहाँ के पावर को, इसने इन लोगों को भी शक्ति दे दी, मतलब ब्रिटिशर्स को। और वहाँ पे एक तरीके से क्या है, एक सामने मतलब कन्फ्रंट हो गए दोनों, एक लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, और जिसकी वजह से बाद में बैटल ऑफ बक्सर होता है। तो बक्सर की लड़ाई होती है, और वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से अंग्रेज के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो मैं एक बार बता देता हूँ। फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे खुली, है ना, और कौन कौन लोग आए, क्या क्या उनका जो था, किस तरीके से आए, के बाद एक कौन कौन से फरमान थे, कौन राजा था, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। और ये सारे की कोलकाता जो था कौन से 3 शहरों से मिलकर बना था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक पॉइंट यहाँ पे और रह गया, वो ये था कि जो 1662 में जो था बम्बई जो था वो पुर्तगालियों के पास था, ठीक है। पर होता क्या है, जब शादी होती है चार्ल्स द्वितीय की, जो कि एक ब्रिटिश राजा था, तो ये पुर्तगाली जो राजा होता है ना, ये अपनी राजकुमारी के साथ, कैथरीन के साथ, ये जगह भी बम्बई जो है वो ब्रिटिश राजा को दे देता है। तो ब्रिटिश राजा अब क्या करेगा यहाँ पे आके, तो वो क्या करता है, ये जो ज़मीन होती है ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है 10 पाउंड सालाना के रेंट पे, कि जाओ तुम लोग उसको संभालो ज़मीन को, और वहाँ पे जो करना है करो। तो ये लोग इस तरीके से, और जो वहाँ का पहला गवर्नर होता है बम्बई का, वो कौन होता है, गोरोल्ड आंगियर करके, ठीक है, इसका नाम ये होता है। और 1670 के आसपास जो है ये बेसिकली इसका स्थापना करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा मुंबई की स्थापना कब हुई। फिर एक है डेनमार्क, इसके बाद डेन्स आते हैं, जो कि अंग्रेजों के बाद आते हैं तीसरे, और 1600 में आते हैं, और 1745 में तक ये बिल्कुल सब कुछ समेट उमेट के फैक्ट्री बन करके सारा कुछ अंग्रेजों को देके चले जाते हैं। मतलब कर नहीं पाते हैं लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा, बाकी बाकी लोग चले जाते हैं सुमात्रा, इंडोनेशिया की तरफ। फिर ये प्रथम फैक्ट्री 1620 में तंजौर में खोलते हैं, इतना ध्यान रखिएगा बस।
ठीक है, तंजौर तमिलनाडु में। तो यहाँ पे खोलते हैं तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। फिर आता है फ्रेंच। फ्रेंच में जब आते हैं फ्रेंच, तो उस समय राजा कौन था? लुइस 14 था। ये बात ध्यान रखिए, रोमन नंबर है 14 है, ठीक है, बस नाम याद रखिएगा। पुडुचेरी में ये लोग पहला अपना फोर्ट लुइस खोलते हैं 1673 में, और 1673 में ही चंदन नगर यहाँ की बंगाल में ये अपना फोर्ट ओरलियंस खोलते हैं। तो ये दोनों फोर्ट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट फैक्ट्री ये लोग खोलते हैं अभी सूरत में। तो दो फोर्ट होते हैं और फैक्ट्री होती है। फोर्ट जो होते हैं एक तरीके से किलाबंदी, और फैक्ट्री जो होती है जहाँ से अपना सामान वामान बेचना रखना और जो है सारी चीज़ें करना, वहाँ से अपना ट्रेड करना है ना, ट्रेड का सामान रखना, ये सारी चीज़ें फैक्ट्री हो गई। और जहाँ पे फोर्ट मतलब, फोर्ट में मतलब जो है किलाबंदी तरीके की है ना, अपना सैन्य शक्ति और जितना भी सामान है सैन्यों का, सैनिक का हुआ, वो सब वहाँ रखना, और भी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, या राजा है या वॉइस रॉय उधर ही रहता था, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो गया। फोर्ट वोट बता दिया मैंने। फ्रेंच हो गया, इतना ही काफ़ी है वैसे इंपॉर्टेंट है ना। फर्स्ट फैक्ट्री और पोर्ट वोट कहाँ पे था इनका, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंच का ही हो गया। उसके बाद फ्रेंच का एक और आता है कि पुडुचेरी की ये लोग स्थापना करते हैं। तो वो शायद मैंने यहाँ पे मिस कर दिया है, तो नहीं लिखा है मैंने। पुडुचेरी जो है 1673 में पुडुचेरी की स्थापना करते हैं। ये इनको जो है, जो लैंड होता है बेसिकली एक राजा होता है वो इनको देता है ना, साउथ का। और यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पुडुचेरी की ये लोग स्थापना करते हैं। तो कौन करते हैं? तो फ्रेंच करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। बाद में पुडुचेरी जो है अंग्रेज़ों के पास जाता है, फिर से फ्रेंच के पास आता है। तो वो लड़ाई होगी कर्नाटिक वॉर्स, तो उस पर हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे जो है इनका आगमन हुआ यूरोपियंस का। अब हम देख लेते हैं उत्तर मुगल काल। देखिए उत्तर मुगल काल कब आता है? औरंगजेब की मृत्यु के बाद, यानी कि 1707 के बाद। और उसके बाद जो है मुगल काल जो है गिरने लगता है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नाम, राजा देखेंगे, कौन कौन से कोई भूमि सुधार अगर कोई हुआ हो वो देखेंगे, और कौन कौन से उनके समर्थक रहे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने राजाओं को समर्थन दिया और जो इस तरीके से राजा का राज्य चला, और कौन कौन से उन्होंने थोड़े बहुत युद्ध किए, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार आइए फटाफट देख लेते हैं। तो पहला था बहादुर शाह प्रथम, जिसे मुअज्जम के नाम से भी जाना जाता था और शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो ये 1707 और 1712 में आया था, ठीक है, 1707 और 1712 में। तो ये जो था काफ़ी मतलब मतलब कह सकते हैं बेनोवेलेंट। मतलब बेनोवेलेंट का मतलब है कि ये दूसरों की मदद करना है ना, और जो अपने जागीर को बांटना है ना, क्योंकि ये देख चुका था कि जो औरंगज़ेब था वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा कट्टर था, और जो है मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट था। तो पर ये क्या कर देते हैं, ये इतना ज़्यादा मतलब दरिया दिली हो जाते हैं कि पूरा का पूरा खजाना ही दे डालते हैं, है ना अपना। इसलिए इन्हें शाह बेखबर कहते हैं, और जो इनका नाम पड़ जाता है। और ये क्या करते हैं, गुरु गोबिंद सिंह जी, इनके साथ लड़ाई चल रही थी औरंगज़ेब की, उसको उनको बुलाते हैं, चाय वाय बिठाते हैं, पर अब पता नहीं है ना, जो भी वो ना पिए हों वो अलग बात है, परंतु जो है उच्च मनसब जो है उनको देते हैं, ठीक है। उनको उन मनसब देते हैं, लेटर बंदा बहादुर, मतलब ये जो है उनको खान मतलब अपना मतलब कहते हैं ना, मेहमान नवाजी करते हैं उनकी इस तरीके से। तो गुरु गोबिंद सिंह को बिठाते हैं, और जो उसके बाद उच्च मनसब उनको दे देते हैं। और लेटर जो है बंदा बहादुर जो होता है, बंदा बहादुर जो होता है इनके साथ लड़ाई में जूझ जाता है, मतलब इनसे जो है इनके साथ नहीं रहता है गुरु गोबिंद सिंह के बाद, और इन इससे बंदा बहादुर और इनके बीच में जो होती है लड़ाई शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे शांति नहीं होती है, और फिर से सिख जो होते हैं वो बेसिकली मुगलों के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। तो ये चीज़ हो जाती है यहाँ पे। फिर आता है आपका जहांदर शाह, इसको लंपट मूर्ख भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और ये जो था, इसकी डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ध्यान रखिएगा कि इजारा व्यवस्था जो था, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू फार्मिंग, मतलब कि मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए एक खेत है, तो उसके बीच में जितना भी कर है वो राजा को जाना है। तो क्या करना है, जैसे मान लीजिए 10 रुपये उसका कर बनता है, ठीक है, राजा को। अब बीच में क्या हो गया, इजारा सिस्टम लिया है। अब राजा कहता है मुझे 10 रुपये कर चाहिए, ठीक है। तो 10 रुपये कर, तो बीच में जो मिडल मैन बैठा हुआ है वो क्या करेगा, वो इस किसान से 20 रुपये कर लेगा, ठीक है। और क्या करेगा, राजा को 10 रुपये देगा, 10 रुपये खुद ले लेगा। वो जितना उसका मन करेगा वो उतना कर लेगा, ठीक है, से किसान से। और किसान जो हो गया, अब वो एक तरीके से जो है निर्भर हो गया मिडल मैन के ऊपर, कि वो उसका अगर सामान नहीं लेगा उस तो, या उसका जो भी कर नहीं लेगा, तो जो भी है ना, तो वो कर जो है जितना भी कर है वो बीच में ही मिडल मैन बैठा हुआ है। तो मिडल मैन के बैठने से एक तरीके से उनको ठेकेदार भी बोलते थे, और ठेके पर ज़मीन का राजस्व जमा किया जाता था। तो राजा ने कह दिया कि मुझे 10 रुपये चाहिए ज़मीन से, तो मिडल मैन 10 रुपये ला के देगा कैसे भी, ठीक है। और अगर उसको मान लो कर उस साल उसको जो है 50 रुपये मिला, ठीक है, उपज का 50 रुपये मिला, तो 40 रुपये इसकी जेब में चला जाएगा। और अगर उस साल मान लीजिए उपज का सिर्फ 5 रुपये आया, तो उसको राजा को 10 रुपये देना ही देना है। तो समझ रहे ना, तो राजा को 10 रुपये मिलेगा, पर यह भी है कि जब ज़्यादा होता था तो इनको मतलब इनको जो है नुकसान भी होता था।
और जो है एक तरीके से किसान को भी इसमें नुकसान होता था, क्योंकि जिस समय उसका उपज ज़्यादा होता था तो उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, कर देना पड़ता था, और जो है ये जो कर था ये सीधे सीधे इन जो भी ठेकेदार होते हैं इनकी जेब में जाता था, और ये कुछ भी हेल्प नहीं करते थे किसानों की, ना के बराबर, समझ लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ज़्यादा अच्छी नहीं रही। आगे अंग्रेज़ों ने भी इसको इम्प्लीमेंट करा थोड़े बहुत रूप में, पर ये जो था बाद में फेल ही हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब तो भारत सरकार ने जो है पूरी तरीके से किसानी के ऊपर कोई कर ही नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। फिर समर्थक कौन थे? जुल्फ़िकार खान थे। ठीक है, इनके ये इंपॉर्टेंट नाम है। जहांगीर शाह को कौन सपोर्ट कर रहा था? जुल्फ़िकार खान करते थे। ठीक है, ये इनके जो थे एक तरीके से आप समझ लीजिए मंत्री थे, प्रधानमंत्री समझ लीजिए। तो मिर्ज़ा राजा समाई जय सिंह जो थे, जय सिंह राजा जो थे राजपूत, उनको हाई मनसब दिया गया था। ठीक है, मनसबदारी में ऊपर ऊंचा मनसब दिया था। मनसबदारी मैंने आपको पढ़ाया था मुगल काल में। ठीक है, और मराठों को जो चौथ और सदेशमुखी, जो कि मैंने कल के लेक्चर में बताया था, वो जो था आपको मतलब यहाँ पे इन्होंने कहा था कि अब आप आराम से लो, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं रोकेंगे, मतलब अब जो है मुगल सरकार नहीं रोकेगी। और सैयद जो जजिया था इसने बंद कर दिया था, जजिया बंद कर दिया था। और जो एक तरीके का जो धर्म जो लोग जाते हैं ना, पिलग्रिमेज पे जाते हैं या अलग अलग जो जाते हैं अलग अलग धार्मिक स्थानों पे, वहाँ पे जाने का जो कर लगता था उसको भी जो है अच्छा वो तो जजिया होता है बेसिकली। ठीक है, तो जो है जजिया बंद कर देता है ये। ठीक है, सॉरी। और जो है सैयद बंधुओं द्वारा उनकी हत्या करा दी जाती है। किसकी हत्या करा दी जाती है? जहांगीर शाह की। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, क्योंकि नाम बहुत सारे एक जैसे हैं ना, आप लोगों को भी लगता ही होगा ना, काफ़ी सारे नाम है और थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ क्या है कि हमें आगे बढ़ते हैं। सैयद बंधुओं द्वारा इनकी हत्या करा दी जाती है। किसकी? जहांगीर शाह की। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। क्या क्या जो भी मैंने आपको पॉइंट बताए, बहुत कम पॉइंट्स बताए, और ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एकदम मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप इतना भी पढ़ते हैं तो काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा आपका। फारूक सियार आता है। फिर फारूक सियार क्या करता है? ये सैयद बंधु जो कि किंग मेकर होता है, किंग मेकर भी बोलते हैं सैयद बंधु को, ये इनको जो है शक्ति मतलब इसको बिठाते हैं गद्दी पे, फारूक सियार को। और जो होता है ना, इसके बाद से जो है जो मुगल शासन है वो मतलब कमज़ोर होने लगता है, बहुत ज़्यादा टूट जाता है। ठीक है, और जो है टूटने लगता है। तो अभी हम देखेंगे क्या होता है। और यहाँ पे ब्रिटिश कंपनी को जो है ये एक तरीके का काफ़ी ज़्यादा जो है फारूक सियार जैसे मैंने था ना फरमान देता है, फरमान, तीसरा फरमान देता है। और इसको जो है मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं अंग्रेज़ अपने लिए, क्योंकि जो है इससे जो है उनको बहुत शक्ति प्रदान होती है, मतलब अंग्रेज़ों को मतलब कर ले सकते थे अपने अनुसार, सारा कुछ चला सकते थे बंगाल के रीजन में। तो ये बहुत ही खतरनाक भी था और एक तरीके से ब्रिटिशर्स के लिए अच्छा भी था। फिर यहाँ पे देखते हैं मराठा की जो है शक्तियाँ बढ़ने लगती है, मराठा जो है फैलने लगते हैं ऊपर, और यहीं से जो है ये इनका उत्थान होता है, जो मराठास होते हैं फारूक सियार के टाइम पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आता है मोहम्मद शाह रंगीला। अब ये जो व्यक्ति था ना, ये बेसिकली अपने अपने दरबार में बैठा रहता था, है ना, नाच देखना नर्तकियों का, और जो है अलग अलग धूम्रपान करना, नशा करना, यही सब आराम मस्ती कर रहा है पूरा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसको। और हुआ क्या, जब अब राजा मस्ती करेगा तो क्या होगा, बाहर के लोग नज़र लगाए रहते हैं। और नादिर शाह आता है इसके टाइम में, और वो इतना लूटता है, 50-60 दिन मतलब कितने दिन भी रहता है दिल्ली में, 70 करोड़ की संपत्ति लूट लेता है। मोर सिंहासन जिसको पीकॉक थ्रोन था वो ले जाता है, कोहिनूर का हीरा ले जाता है साथ में। ये बात ध्यान रखिएगा। नादिर शाह आता है और उसने हमला किया था इसी के टाइम पे, और इसको नेपोलियन ऑफ ईरान भी बोलते हैं। फिर अहमद शाह अब्दाली भी आता है जो कि पंजाब पे हमला करता है, और 1739 में करनाल की लड़ाई होती है नादिर शाह के साथ, इनके राजा, इसी राजा की, तो ये हार जाता है। क्या नाम है? मोहम्मद शाह रंगीला। तो ये ध्यान रखिएगा किसके टाइम में आया था नादिर शाह, और कौन सी लड़ाई होती है और कौन हारता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सैयद बंधु भी इसी के टाइम में होते हैं, जो कि बाद में जो है इसको इन सैयद बंधुओं को, क्योंकि ये जो सैयद बंधु होते हैं ना, एक के बाद एक राजा बदल रहे होते हैं। देखिए बीच में यहाँ पे डेट्स नहीं है, बीच में 2 राजा और आते हैं, एक ही साल के अंदर 2 राजा, पर वो मर जाते हैं। पर सैयद बंधु जो थे इसलिए इनको राजा किंग मेकर बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने 4 राजा अपने टाइम में बनाए थे ना। मैंने बीच में इंपॉर्टेंट जो लेस इंपॉर्टेंट नेम थे उनको नहीं लिखा है। तो सैयद बंधु आते हैं। और फिर निज़ाम उल मुल्क एक व्यक्ति होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट किरदार होता है, वो आता है और वो कहता है कि अब हमें जो है थोड़ा संभालना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने और भी किताब में पढ़ा कि निज़ाम उल मुल्क जो होता है ना, वो बेसिकली बहुत ही मतलब विजनरी व्यक्ति होता है, मतलब बहुत ही काबिल व्यक्ति होता है। और वो क्या सोचता, अगर वो रह जाता तो शायद मुगल काल बच जाता। पर ये क्या करता है ना मोहम्मद शाह रंगीला, क्योंकि अब जिसको नशा चढ़ा है दिमाग में वो तो किसी की सुनने वाला नहीं, तो ये क्या करता है, इसकी बेइज्जती कर देता है, इसकी कुछ सुनता नहीं था। और जो है इसको एक तरीके से कहता, ये जो है इससे गुस्सा होकर, रंगीला से गुस्सा होकर चला जाता है कहाँ पे, निज़ाम मतलब गोलकुंडा की तरफ चला जाता है। और यहाँ पे वो शुरू करता है निज़ाम वंश। ये बात ध्यान रखिएगा, जो आखिरी में आज़ादी तक जो आखिरी तक आज़ादी में भी नहीं मान रहे थे वो निज़ाम वंश है। ठीक है, आखिरी में निज़ाम वंश शुरू करता है यहीं पे आके। तो रंगीला के टाइम में बहुत सारे नए नए स्टेट्स निकल आते हैं, जैसे कि यहाँ लखनऊ के एरिया में अवध, ठीक है, बंगाल और निज़ाम,
बंगाल का एरिया में आप समझ ही गए, ठीक है। और इधर जो है आपके निज़ाम का एरिया आ जाता है साउथ में, और फिर भरतपुर का एरिया जो है राजस्थान की तरफ भी अपने अपने सब लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब आज़ाद कर लेते हैं अपने आप को। पर एक बात मैं आपको और इंपॉर्टेंट बताऊँ, ये लोग अपने आप को आज़ाद तो कर लेते हैं क्योंकि ये सेमी ऑटोनोमस होते हैं, मतलब एक तरीके से अपने आप को आज़ाद मानना, परंतु ये कहते थे कि राजा हमारा मुगल ही है। क्यों? क्योंकि देखिए एकदम से अपने आप को आज़ाद कर लेंगे तो जो वहाँ की प्रजा है ना वो इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी, है ना। और प्रजा भी तो भाई वो तो राजा के अंडर में, पर राजा ये अपने आजकल के राजा कौन मान लेगा आपको राजा, है कि नहीं। तो इस तरीके से बस ध्यान रखिएगा कि ये थे तो मुगल के अंडर में, पर अपने आप को आज़ाद मानते थे, सुनते नहीं थे ये राजा की, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा। फिर ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप पॉज करके उन सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है समर्थकों में देखें तो एक यहाँ पे उद्धम बाई करके थी, किबला ए आलम करके उसका नाम था, उन्होंने अहमद शाह बहादुर को सपोर्ट किया था। और अहमद शाह अब्दाली अगर किसी के काल में सबसे ज़्यादा हमला किया है तो वो इसी के काल में किया, अहमद शाह बहादुर के काल में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और बैटल ऑफ पानीपत जो तृतीय होती है वो भी इसी के काल में होती है, अहमद शाह बहादुर के टाइम में, तो बात ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आलमगीर द्वितीय आता है और इमाद उल मुल्क करके इसका जो एक शासक होता है वो इसको हेल्प करता है। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ये पूछा जाए कि बैटल ऑफ प्लासी जब हुआ, ठीक है, प्लासी का जो युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों और आपके उस समय का जो बंगाल का जो वो था नवाब था, उसके बीच में, जो हम कल देखेंगे, तो बेसिकली मतलब अगले वीडियो में देखेंगे, तो वो जो है 1757 में बेसिकली जो है हुआ था। और ये देखा गया कि आलमगीर द्वितीय जो था बेसिकली, है ना, वो जो था इसके अंदर जो था उस समय राजा बना हुआ बैठा हुआ था। पर लड़ाई किसकी हुई थी? बंगाल के गवर्नर की, जो यहाँ पे आज़ाद हो गए थे ना, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, और अंग्रेज़ों के बीच में। तो बैटल ऑफ प्लासी वहाँ पे होती है, मतलब प्लासी का तो वहाँ पे होता है, डेट याद रखिएगा। फिर एक होता है शाह आलम द्वितीय आता है इसके बाद। और जो ये शाह आलम द्वितीय होता है ना, ये बेसिकली क्या होता है, यहाँ से इसके खिलाफ जो है एक अंदर षड्यंत्र रच जाता है, और ये जो होता है ना यहाँ पे बैठता ही नहीं है पदवी, ये जो होता है निर्वासन रहता है और एग्जाइल में रहता है, मतलब कि दिल्ली में कभी रहता ही नहीं है। और काफ़ी ज़्यादा जो मतलब लड़ाइयाँ होती हैं दिल्ली में, उसी समय जो है आपका जो है काफ़ी कुछ लड़ाई होती है। और ये वहाँ से जब चला जाता है दिल्ली से, तो ये आता है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के एरिया में आ जाता है, और ये पहुँच जाता है शुजा उद दौला के पास, ठीक है, शुजा उद दौला के पास, जो कि अवध में बैठा होता है, ठीक है। और इनके साथ मिलके मीर कासिम, जो कि यहाँ से पिट के आता है बैटल ऑफ प्लासी के बाद से, इनके साथ तीनों मिलके ये सोचते हैं कि हम लड़ेंगे अंग्रेज़ों से, पर अंग्रेज़ों से हार जाते हैं, और बैटल ऑफ बक्सर होती है 1765 में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे देखिए लड़ाई चल रही है अभी, ठीक है। तो अंग्रेज यहाँ से पहले बैटल ऑफ प्लासी जीतते हैं, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर जीतते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा, दिख रहे हैं आप, दिख रहा है ना आपको। और उसके बाद जो है यहाँ पे अंग्रेज जो है सीधे यहाँ दिल्ली तक आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिल्ली में जो है इस समय अंग्रेज जो है वो पूरी तरीके से शक्तिशाली हो चुके हैं, शाह आलम द्वितीय तक। फिर आता है अकबर द्वितीय, जो कि जो है किसको मतलब इसमें ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि राजा राम मोहन रॉय को इन्होंने ही भेजा था अमेरिका, सॉरी इंग्लैंड, लंदन भेजा था। उनका कुछ जो है इनकी पेंशन नहीं मिल रही थी, क्योंकि अब जो है ब्रिटिशर्स के अंदर में, और ब्रिटिशर्स जो है इनको पेंशन देते हैं, तो पेंशन नहीं मिल रही थी इनको, तो भेजते राजा राम मोहन रॉय को लंदन की मेरी पेंशन की बात करके आओ। और वो बात करके आते हैं, और वो इनके मतलब इनको पेंशन मिलने लगती है बाद में ब्रिटिशर्स से। तो ब्रिटिशर्स का इनका नाम क्या रखते हैं अकबर, राजा राम मोहन रॉय का, उनके नाम में राजा जोड़ देते हैं अकबर द्वितीय। ये बात ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन आ चुका है और ये पॉइंट है। और आखिरी राजा होते हैं बहादुर शाह द्वितीय, जिनको 1857 में रंगून भेज दिया जाता है युद्ध के बाद। तो यहाँ पे जो है हमारा जो उत्तर मुगल काल था वो हो गया समाप्त। तो आज हम लोग ने जो है ये कर लिया कंप्लीट, और कल हम देखेंगे किस तरीके से जो है अलग अलग राज्य और भी सारे भारत में बन गए थे, उनको कैसे जो है अंग्रेज जो है दमन करते हैं और जो है अपनी शक्ति को विस्तार करते हैं। तो कल हम लोग वो देखेंगे। तो अगर आज जो है आपको क्या करना है, वो टाइपिंग करनी जैसे मैंने बताया, और इंग्लिश देखना है, नोट्स देखना है, रिवाइज करना है अपने नोट्स जो आपने पढ़े हैं, जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए उनको आप एक बार देख लीजिए, जो भी आपका मिसिंग हो। प्रीवियस इसके क्वेश्चंस देखिए घटना चक्र से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और जो आपका इसी तरीके से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।